नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है ऋतुचर्या अध्याय। ऋतुचर्या अध्याय हमारा 6 चैप्टर है। तो यहाँ पे हमारे पास ऋतुओं के बारे में बताया गया है और काल का भी डिवीजन किया है। सबसे पहले देखेंगे श्लोक नंबर 3 से। तो क्या लिखा है? कालो ही नाम भगवान। ठीक है, काल को क्या कहा गया है? भगवान कहा गया है। और क्या कहा गया है? स्वयंभू। ठीक है, कालो ही नाम भगवान और स्वयंभू लिखा है। ठीक है, और काल का क्या है? आदि मध्य निधनो नात्र, जिसका आदि नहीं है, मध्य नहीं है, निधन निधन नहीं है। ठीक है, अंत मतलब अंत नहीं है। निधन से अर्थ है अंत नहीं है। वो क्या है? वो काल है। ठीक, स सूक्ष्मोऽपि कला न लीयते, वो एक छोटी कला में भी नहीं ठहरता है। वो काल है। ठीक, आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या दिया है? भगवान आदित्य की गति, आदित्य इज फॉर सूर्य। ठीक है, सन के लिए कहा गया है। उनकी गति की विशेषता से निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, है ना, इस तरह से अयन, संवत्सर, युग, ऐसे करके काल के विभाग किए गए हैं। तो देखेंगे कैसे कैसे इसका डिवीजन है। तो यहाँ पे ये पूछा भी जाता है, तत्र लघु अक्षर उच्चारण मात्र जो है उसको क्या कहते हैं? अक्षि निमेष, है ना। जो छोटे से छोटा शब्द है उसको उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं अक्षि निमेष। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पंचदश अक्षि निमेष इज इक्वल टू 1 काष्ठा। 30 काष्ठा, 30 काष्ठा इज इक्वल टू 1 कला, और विंशति कला इज इक्वल टू 1 मुहूर्त। ठीक है, और कला एक विंशति कला प्लस कला दश भागश्च। ठीक है, विंशति कला प्लस कला का 10वां जो भाग है ना, 20 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1 मुहूर्त। ठीक है, तो ये 1 मुहूर्त के बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है इन्होंने? 30 मुहूर्त। 30 मुहूर्त जो है वो किसके इक्वल है? 30 मुहूर्त किसके इक्वल है? एक अहोरात्र के। ठीक है, अहोरात्र के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास पंचदश अहोरात्र किसके इक्वल है? एक पक्ष के इक्वल है। अब पक्ष कैसे रहते हैं? शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, है ना, सुना है हमने। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, आगे देखेंगे। माघादेव द्वादश मासा, है ना। माघ आदि जो है हमारे 12 महीने होते हैं। ठीक है, वो 12 महीने क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? एक संवत्सर, यानी कि एक साल बनाते हैं। द्विमासकृत ऋतु, दो दो मास की एक ऋतु होती है ना। तो इस तरह से कितनी ऋतु हो जाती है? षड ऋतु भवंती, है ना। षड ऋतु भवंती, 6 ऋतुएं हैं। तो वो 6 ऋतुएं कैसे कैसे डिवाइड हैं? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, है ना। तो ये 6 हमारी ऋतुएं हो गई। अब ये कैसे कैसे बनेगी? कौन कौन से मंथ से कौन सी ऋतु बनेगी? तो तेषाम, तप तपस्या से कौन सी बन रही है? शिशिर। मधु माधव से कौन सी बन रही है? वसंत। शुचि शुक्र से कौन सी बन रही है? ग्रीष्म। नभ नभस्य से कौन सी बन रही है? वर्षा। और ईश ऊर्ध्व कौन कंस्टिट्यूट कर रहा है? शरद ऋतु को। सह सहज से जो है हेमंत ऋतु को बनाते हैं। ये हमें याद रहना चाहिए, बार बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास ये काल के विभाग को क्या कहते हैं? काल के विभाग जो है वो दो दो हमारे उत्तरायण और दक्षिणायन में होता है। ठीक है, तो दक्षिणायन में क्या है? दक्षिणायन में कौन सी ऋतुएं आती हैं? हमारी वर्षा, शरद, हेमंत आती हैं। ठीक है, तो स्वभाव से ही क्या है यहाँ पे? सोम आप्यायते, है ना। जो चंद्रमा है वो उसका आप्यायन करता है, उन ऋतुओं में आप्यायन करता है। और इनमें कौन से रस की प्रधानता होती है? अम्ल, लवण, मधुर, ये सीक्वेंस में है। ठीक है, तो वर्षा में जो है अम्ल रस की प्रधानता रहेगी। शरद ऋतु में जो है लवण रस की प्रधानता रहेगी। और हेमंत ऋतु में क्या है? मधुर रस की प्रधानता रहेगी। ये याद रखना है हमें। ठीक है, उत्तरोत्तर क्या रहेगा? सर्व प्राणियों का बलम अभिवर्धते, तो बल अभिवर्धन किसमें होगा? दक्षिणायन में होगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास क्या है? उत्तरश्य, उत्तरायण में क्या होता है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, है ना। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म ये ऋतुएं आती हैं। और तेषान भगवान आप्य अर्क आप्यायते अर्क, तो सूर्य भगवान जो है इन ऋतुओं में बलशाली होता है। और रस कौन कौन से होंगे? तिक्त, कषाय, कटु। कैसे सीक्वेंस बनेगा? शिशिर में तिक्त, वसंत में कषाय और ग्रीष्म में कटु रस की उत्पत्ति होगी। ठीक, रसा बलवंतो भवन्ति। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? उत्तरोत्तर सर्व प्राणिनाम बलम अपहीयते। अब उत्तरायण में क्या होता है? बल का ह्रास होता है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था? बल अभिवर्धन हो रहा था दक्षिणायन में। और अप्यायन कौन कर रहा था? सोम, है ना। सोम बलवान था, यहाँ पे हमारा चंद्रमा बलवान था। और यहाँ पे दक्षिणायन उत्तरायण में कौन बलवान है? हमारा अर्क बलवान है। ठीक, और बल का क्या करता है? ये हरण करता है। ठीक, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं आगे। अभी क्या कह रहा है? चंद्रमा अपनी शीत किरणों द्वारा
क्लीनर रखता है और सूरज सुखाता है। बट इन दोनों को कौन मेंटेन करता है? वायु पालयति प्रजा, है ना। चंद्र और सूर्य दोनों का आश्रय लेके कौन प्रजा का पालन कर रहा है? वायु पालन कर रहा है। ठीक, इसके साथ साथ एक ये श्लोक भी देख लेना है। योग वह परम वायु संयोगाद उभयार्थकृत। ये चरक चिकित्सा अध्याय 3 ज्वर अध्याय में कहा गया है, दाहकृत और शीतकृत ज्वर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, योग वहम परम वायु संयोगात उभयार्थकृत। तो योग वाही जो है हमारी वायु है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आया है चरक चिकित्सा 3 में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? खल्वयेन द्वे युगपत संवत्सरे भवन्ति। अब दो, ये क्या कह रहे हैं? उत्तरायण और दक्षिणायन जो है इनको मिलाकर एक वर्ष होता है। ठीक है, तो ये खल्व अयने द्वे, दो अयन को मिलाकर हमारा क्या है? इनको मिलाकर युगपत संवत्सरो भवन्ति, एक साल बनता है। ते तो पंच युगम इति संज्ञा लभते, है ना। 5 वर्ष को मिला के क्या बन रहा है? एक युग बन रहा है। 5 वर्ष को मिलाकर एक युग बन रहा है। ठीक है, तो ये निमेष लेके युग तक जो हमारा समय है इसको काल चक्र भी कुछ लोग कहते हैं। काल चक्रम उच्यते इत्येते, है ना, इसको काल चक्र भी कहते हैं। तो हमने ऋतुएं देखी ऊपर, ऋतुएं कौन कौन सी बन रही थी हमारे पास? कौन कौन सी ऋतुएं हैं? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, है ना, ये ऋतुएं हैं। अब नीचे देखो क्या कह रहे हैं, ये श्लोक नंबर 10 में यहाँ पे कह रहे हैं कि दोषों के संचय प्रकोप प्रशमन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दोष के संचय प्रकोप प्रशमन हमारे पास ऋतुएं कौन सी हैं? वर्षा से शुरू कर रहे हैं। वर्षा, शरद, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म और प्रावृट। अब यहाँ पे इन्होंने प्रावृट माना, और कौन सी आपको मिसिंग लग रही है यहाँ पे? यहाँ पे शिशिर ऋतु को नहीं माना है ना। शिशिर ऋतु को नहीं माना है अकॉर्डिंग टू दोष के संचय प्रकोप प्रशमन, है ना, क्योंकि प्रावृट ऋतु में भी क्या है? हम दोषों का प्रकोप प्रशमन ये क्रिया देखेंगे। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक टेबल सा बन रखा है। तो वात का ये प्रकोप के लिए है, संचय के लिए है, संचय, संचय, प्रकोप, प्रशमन। ठीक, तो वात का संचय ग्रीष्म ऋतु में हो रहा है, और यहाँ पे आचार्य सुश्रुत जो है प्रावृत ऋतु में कहेंगे। ठीक, प्रकोप जो है वो प्रावृत ऋतु में कहेंगे, और प्रशमन शरद ऋतु में कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप भी एक टेबल बनाकर इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यहाँ पे धातुओं को वर्षा ऋतु में औषधियाँ कैसी होती हैं? अब डिफरेंट डिफरेंट ऋतुओं में औषधियाँ कैसी रहती हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रखा है। तो वर्षा वर्षा स्वौषधीय तरुणयो अल्पवीर्या। तो वर्षा ऋतु में क्या है? जो हमारी छोटी औषधियाँ रहती हैं ना, अल्प वीर्य वाली रहती हैं। ये तरुण औषधियाँ होती हैं, नई नई निकल रही होती हैं और अल्प वीर्य वाली होती हैं। और अप्रसन्न क्षिति मलप्राया, इसमें क्या रहता है? हमारे पास पानी वर्षा में बार बार पड़ा रहता है, तो क्या है, वो चीजें सड़ जाती हैं, है ना। तो सड़ने के कारण वहां पे अप्रसन्न, वो कलुषित हो जाता है। ठीक, और वहां पे क्या होता है? उस सड़न से विदाह, विदाह उत्पन्न होता है और पित्त का संचय होता है। विदाहात पित्त संचयम आपादयन्ति। तो पित्त का संचय होगा तो व्याधियां कैसी होंगी? पैतिकान व्याधिन जनयति। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो हो गया वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु में क्या था, क्या देखा हमने? अल्प वीर्य वाली औषध होगी। कैसी औषध होगी? अल्प वीर्य वाली औषध होगी। और क्षितिमल प्राय ये क्या है? अप्रसन्न रहेंगे सब कुछ। नेक्स्ट हम देखेंगे हेमंत ऋतु में क्या है। हेमंत ऋतु में क्या है? काल परिणामात परिणत वीर्य बलवत्तो भवंती, है ना। तो क्या है? काल के परिणाम से यहाँ पे क्या हो रहा है? जो औषध है वो वीर्यवान और बलवान है। ठीक, और यहाँ पे क्या है? आपश्च प्रसन्ना। ठीक, आपश्च प्रसन्ना, ये इसके लिए कहा है। और नेक्स्ट क्या है? श्लेष्मणम संचयम आपादयन्ति। ठीक है, श्लेष्मा का संचय होगा, क्यों? क्योंकि औषधियां जल मधुर पाकी हो जाती हैं, और स्नेह होता है इसमें, शीतता गुरुता ये रहेगी, चिक्कणता रहेगी, तो इससे क्या होगा? कफ का संचय होगा। ठीक है, तो कैसी व्याधि करेंगे? श्लेष्मिकान व्याधि जनयति। ठीक है, परिणत वीर्य होगी औषध, है ना, पूरी तरह से वीर्यवान होगी औषध, और श्लेष्मा का प्रकोप यहाँ पे होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या है? एव औषधिया निदाघे, निदाघ फॉर ग्रीष्म के लिए आया है। निस्सारा, रुक्षा, है ना, रुक्ष और सार रहित होंगी हमारी औषधियां। अतिमात्रम लघु, और लघु होंगी अतिमात्रा में। और यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि रुक्षता है, लघुता है, विशदता है, तो वायु का संचय होगा, और व्याधियां भी कैसे होंगी? वातिकान व्याधि जनयति, है ना। सूरज बहुत ज्यादा बलवान इसमें रहता है ग्रीष्म ऋतु में, तो वहां पे सार उसका सारा चूस लेगा वो, तो निस्सार और रुक्ष रहेगी औषध। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे, वर्षा ऋतु में तो अल्प वीर्य वाली औषध रहेगी, है ना।
छोटी रहेगी, अल्पवीर्य रहेगी और विदाह रहेगा। ठीक, और पित्तज व्याधियां वहां पे होंगी। और हेमंत ऋतु में क्या कह रहे हैं, ये संचय के लिए है ना। वर्षा ऋतु में यहाँ पे संचय हो रहा है। और प्रकोप इन्होंने प्रावृट में कहा है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक, यहाँ पे हेमंत में जो है संचय हो रहा है, वहां पे बलवान औषधि है और मधुर रस और चिक्कण स्नेह युक्त होने के कारण ये श्लेष्मज व्याधियां करेंगी। और यही बात आगे ग्रीष्म ऋतु के लिए क्या कह रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु में सार रहित औषधियां होंगी, निस्सारा रुक्ष होंगी। ठीक है, तो वातज व्याधियां यहाँ पे होंगी। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शरद वसंत प्रावृति च प्रकुपिता नाम निर्हरणम कर्तव्यम, है ना। जो भी प्रकुपित ऊपर हुआ है वर्षा हेमंत ग्रीष्म में, उसका क्या करना है, हमने निर्हरण करना है। कब निर्हरण करना है, शरद में, वसंत में, प्रावृत में। शरद में किसका निर्हरण करेंगे, पित्त का। वसंत में किसका करेंगे, कफ का। और प्रावृत में किसका करेंगे, वात का। तो ठीक है, ये आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पे इनका प्रकोप का काल बताया। प्रकोप होगा तभी इसका निर्धारण करेंगे ना। नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पे रेफरेंस यहाँ पे आता है चरक सूत्र अध्याय 3 से है ये। तो माधवी प्रथमे मासी, माधव के पहले मास में किसका निर्धारण करना है, कफ का। नभस्य प्रथमे पुणे, उसमें किसका करना है, वात का। ठीक है, सहस्य प्रथमे चैव, तो सहस मास में किसका करना है, पित्त का। ठीक है, माधवी प्रथम मासी ये वसंत ऋतु के लिए आया है ना। नभस्य प्रथमे पुणे ये वर्षा ऋतु के लिए आया है। और सहस्य प्रथमे पुणे ये शरद ऋतु के लिए आया है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे तत्र पैतिकान व्याधि नाम उप शमनो हेमंते। पैतिक व्याधियों को हम उनका शमन कब होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे शमन बताया है, संचय पहले हमने देख लिया है ना। अब यहाँ पे हमने प्रकोप देखा था और यहाँ पे शमन देख रहे हैं। ठीक है, एक ही पेज पे हमारा सारा ये क्लियर हो गया। और श्लेष्मिक का नाम निदागे, श्लेष्मा का शमन कब होता है, निदाग में, ग्रीष्म ऋतु में। और वाति का नाम सर्दी, है ना। वातज रोगों का शमन कब हो जाता है, शरद ऋतु में। ये कैसे होता है, स्वभाव से ही हो जाता है। ठीक, ये हमने देख लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या था, संचय था। यहाँ प्रकोप बताया है ना, प्रकोप में उनका निर्हरण कर देना है। प्रकोपित जो हो गए उनका निर्हरण हमने कर दिया। और यहाँ पे शमन बताया है ना, पैतिक व्याधियों का शमन हेमंत में, श्लैष्मिक का निदाग में यानी कि ग्रीष्म में, और वातिक का शरद ऋतु में। कैसे होगा शमन, स्वभावतः ही शमन होगा। ठीक है, तो ये संचय प्रकोप प्रशमन का व्याख्या यहाँ पे कर दिया है। अब दिन के अकॉर्डिंग ऋतुओं के लक्षण, यानी कि दिन के किस समय में कौन सी ऋतु के लक्षण की तरह हमें सिम्टम मिलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो पूर्वाहन में, अर्ली मॉर्निंग में कैसे मिलते हैं, वसंत लिंगम, वसंत की तरह ठंडा ठंडा रहता है। मध्याह्न में कैसा रहता है, ग्रीष्म की तरह गर्मी रहती है उस समय। अपराह्न में प्रावृत की तरह रहेगा। और प्रदोष यानी कि शाम के समय वर्षा की तरह सिम्टम्स बताए हैं। शरद के सिम्टम्स किस में है, अर्धरात्रि में हमें लक्षण जो है वो शरद के दिखते हैं। अब प्रत्युष जो है, प्रत्युष काल में यानी कि रात्रि का जो आखिरी काल है, उस समय हमें हेमंत के लक्षण मिलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो पूर्वाह्न में वसंत जैसे लक्षण मिलेंगे, मध्याह्न में ग्रीष्म जैसे लक्षण मिलेंगे, अपराह्न में प्रावृत जैसे लक्षण मिलेंगे। ठीक है, और जो शाम का समय है यानी कि रात्रि का जो पहला प्रहर है, उसमें वर्षा के समान लक्षण मिलेंगे। अर्धरात्रि में शरद के लक्षण मिलेंगे। और अर्ली मॉर्निंग यानी कि रात्रि का जो आखिरी प्रहर है, उस समय हेमंत के लक्षण मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे, है ना, आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऋतुओं की व्यापद, है ना, ऋतुओं में भी व्याप्ति हो जाती है, तो ये अदृष्ट अधर्म से होती है। ठीक है, पुनर्व्यापदो कैसे होगा, अदृष्ट कायता, अधर्म से होगा, है ना। तो विकृत हुई उन औषधियों के जल के सेवन करने से क्या हो जाएगा, बहुत सारे रोग हो जाएंगे, है ना। ये हमने जनपदो ध्वंस में देखा था। कहाँ देखा था जनपदो ध्वंस, चरक में देखा था। कौन से स्थान में देखा था, विमान स्थान में। कौन सा चैप्टर था, 3rd चैप्टर, है ना। तो इसको यहाँ पे क्या टर्म इन्होंने दिया है, आचार्य ने मरक कहा है। ठीक है, भेल जो है जनपद ध्वंस को जनमार कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने क्या टर्म दिया है, मरको भवती, है ना। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट आके देखेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है जनपदो ध्वंस का, 22वें नंबर श्लोक में लिखा है, स्थान परित्यागा। पूछा जाता है ये स्थान परित्याग, उस जगह को ही छोड़ दो। और बाकी शांति कर्म में ये सब आएंगे, प्रायश्चित, मंगल जप, होम, है ना। ये सब चीजें हमने
किसमें किसकी ट्रीटमेंट में करनी है, जनपदोध्वंस या मरक की ट्रीटमेंट में करनी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे श्लोक नंबर 24, 25, 26 आगे जो है डिफरेंट डिफरेंट ऋतुओं के लक्षण दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हेमंत के लिए कहा है। हेमंत में क्या है, वायु उत्तरः शीतो, उत्तर की वायु चलती है। कहाँ की वायु चलती है, उत्तर की वायु चलती है। और कैसी होती है वो, शीत होती है। रजो धूमाकुला दिशा, ठीक है, चारों तरफ क्या हो जाएंगी, धूल और धुआं, ये सब इससे व्याप्त दिशाएं रहती हैं। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, ध्वांश खग, है ना, ये कैसे होते हैं, दर्पित होते हैं, यानी कि मद इनमें चढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कौन से हमें प्लांट दिखेंगे, कौन से प्लांट्स में पुष्प दिखेंगे, रौद्र प्रियंगु पुन्नाग, है ना, इनमें पुष्प दिखेंगे। ये 3 प्लांट्स बताए हैं, रौद्र प्रियंगु पुन्नाग, इनमें हमें क्या दिखेंगे, पुष्प दिखेंगे। तो हे उत्तरों से भी याद कर सकते हैं, हेमंत में उत्तर दिशा की वायु चलती है और रौद्र प्रियंगु पुन्नाग जो है ये पुष्पित रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शिशिर ऋतु के बारे में बताया। शिशिर ऋतु में क्या कहते हैं, शीतम अधिकम, ज्यादा ठंडी लगेगी, और वात वृष्टि आकुला दिशा, ठीक है, वायु होगी, वर्षा होगी, है ना, उससे जो है दिशाएं व्याप्त रहेंगी। ठीक, बाकी जो लक्षण है वो हेमंत ऋतु की तरह ही रहेंगे। क्या कहा है इन्होंने, शिशिर ऋतु में वात वृष्टि आकुला दिशा, ठीक है, ये सब कहा है। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे मलय, सॉरी वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु में क्या कहते हैं, वसंत ऋतु में जो है मलय पर्वत, यानी कि पर्वत पे चंदन लता परिश्वंगा अधिवासिते, है ना, तो वो जो लताएं हैं वो कैसे, चमेली मालती आदि लताओं का आलिंगन, यानी कि उससे कवर्ड रहते हैं। दिशो वसंते विमला, दिशाएं कैसी होंगी, विमल हो जाएंगी, निर्मल हो जाएंगी। और कौन से प्लांट्स में पुष्प आएंगे, किंशुक, अंबुज, बकुल, चूत, अशोक, अशोक आदि पुष्पित है। किंशुक इज फॉर पलाश, अम्बोज इज फॉर कमल, है ना, बकुल हम जानते हैं, चूत इज फॉर आम्र, एंड अशोक, है ना, इन सब में क्या होते हैं, पुष्प आ जाते हैं। और कोकिला षटपद गणेर रूप गीता मनोहरा, है ना, जो कोकिला है, कोयल है, भ्रमर है ना, तो फ्लावर्स के आसपास ही घूमते रहते हैं, तो ये क्या है, गीत मनोहरा, कि अच्छा गाना गुनगुनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दक्षिण अनिल सविता सुमुखा पल्लवोज्ज्वला, है ना, नए नए क्या होंगे, लाल कमल कोमल पल्लव जो है, नए नए उसमें पत्ते आते हैं तो उनको पल्लव कहते हैं, तो पल्लवों से भर जाएंगे प्लांट्स। नेक्स्ट हमारे पास ग्रीष्म ऋतु के लक्षण आएंगे। तो ग्रीष्म ऋतु में कौन सी दिशा की वायु चलेगी, नैऋत्य, नैऋत्य की सुखदायक वायु चलती है, सॉरी कष्टदायक, असुखा, कष्टदायक पवन चलती है। तो नैऋत्य की कष्टदायक पवन इसमें ग्रीष्म ऋतु में चलेगी, लू चलती है उसमें। दिशा प्रज्वलिता एवं, है ना, चारों तरफ ऐसे लगेगा कि जल रहा है सब कुछ। ध्वस्त वीरु तृणलता, विपरण अंकित पादपा, जो छोटे छोटे वृक्ष हैं वो क्या हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि नष्ट हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रावृत ऋतु है। तो ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा कुछ नहीं था याद करने के लिए, नैऋत्य दिशा की वायु चलती है और विपरण अंकित पादप ये जो है क्या हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्रावृत ऋतु आया। प्रावृत ऋतु में पश्चिम अनिल कर्षिते, पश्चिम दिशा की वायु चलेगी, है ना, पश्चिम दिशा की वायु चलेगी। और क्या है, अंबुदैर विद्युत। अब यहाँ पे प्रावृत ऋतु है, ये वर्षा और ग्रीष्म के बीच का समय, तो इस समय क्या होगा, बिजली चमकेगी, है ना, बादल कुछ बरसने लगेंगे, गर्जन करेंगे। और क्या, शक्र गोप उज्ज्वला मही, शक्र गोप क्या है, ये इसके लिए कहा है, कहीं पे केंचुए के लिए आता है, कहीं ये इंद्रवधु के लिए कहा है। ठीक है, इनसे उज्जवल हो जाएगी। और क्या है इसमें, कदम्ब नीप कुटज सर्ज केतकी भाषिता, क्या क्या इसमें क्या क्या भूषित हो जाएंगे, कदम्ब नीप कुटज सर्ज केतकी, ये सब जो है इससे भूषित रहेगा। ठीक है, कौन कौन से प्लांट्स इसमें लगेंगे, कदम्ब नीप कुटज सर्ज केतकी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्षा ऋतु के बारे में बोला है। वर्षा ऋतु के लिए क्या कहा है, नद्यो अम्बश्चन्नोत्खात तटद्रुमा। और क्या है, क्या मतलब है इसका, कि नदियां जो हैं वो जल से परिपूर्ण हो जाएंगी, वर्षा ऋतु में ऐसा ही होता है। और वहां पे प्रोतफुल्ल कुमुद नीलोत्पल विराजिता, तो इसमें फ्लावर्स कौन कौन से दिख रहे हैं हमें, नीलोत्पल दिख रहे हैं, श्वेत कमल, कुमुद दिख रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पे ये सब हमें वर्षा ऋतु में दिखाई देगा। और क्या है, भर अव्यक्त स्थल शुभ्रा, ठीक है, अनेक प्रकार के धान्य, बहुशस्य उपशोभिता, ये हमें ध्यान रखना, बहुशस्य उपशोभिता। तो धान किसमें लगाते हैं, वर्षा ऋतु में लगाते हैं, है ना, तो ये सब इसमें मिलेगा, हमें किसमें मिलेगा, वर्षा ऋतु में मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे शरद ऋतु, लास्ट है शरद ऋतु। तो बभ्रुरूष्ण,
शरद अर्क। तो शरद शरद का अर्क कैसा होता है, सूर्य कैसा होता है, पिंगल वर्ण का होता है, श्वेताभ्र विमल नभ, है ना। और आकाश कैसा रहता है, साफ रहता है, श्वेत बादलों से निर्मल स्वच्छ रहता है। हंसा संगठित, यहाँ पे हमें हंस दिखाई देंगे और यहाँ के कहते हैं बाण सप्ताह, बंदूक, काश, असन, है ना। ये सब हमें प्लांट्स मिलेंगे। कौन कौन से, बाण सप्त, ये इसके लिए क्या कहा है, गुल दोपहरिया, और काश मिलेगा, विजय साथ मिलेगा। ठीक है, ये प्लांट्स हमें मिलेंगे। तो एक बार फिर देखेंगे इसको क्विक रिवीजन में। सबसे पहले हमने देखा हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में हमें हमारे पास कौन सी दिशा की वायु कैसा होता था, रजो धूमाकुला दिशा। दिशाएं कैसी थी, रज और धूम से भर गई थी। और कौन से प्लांट्स मिले, रौद्र, प्रियंगु, पुन्नाग, पुष्पिता। शिशिर ऋतु में वात वृष्टि आकुल ज्यादा है ना, वात और वर्षा ज्यादा हो रही है। बसंत ऋतु में क्या है, चंदन लता ये सब से हमारे जो पेड़ हैं वो इनका आलिंगन हो रखा है। और विमल दिशाएं हैं, किंशु, कंबोज, बकुल, चूत और अशोक जो है इससे पुष्पित है। और कोकिला, षटपद, गण ये क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं गीत मनोहरा। और पल्लव उज्ज्वल है सब जगह, है ना, नए नए फ्लावर्स आ रहे होते हैं बसंत में। ग्रीष्म ऋतु में नैऋत्य की असुख वायु चलती है। और क्या है, यहाँ पे दिशाएं प्रज्वल रहती हैं और ध्वस्त कर देती हैं वो विपर्ण अंकित पादपा, है, छोटे छोटे पादपों को वो नष्ट कर देती है। प्रावृत ऋतु में पश्चिम की दिशा की वायु चलती है, वो कर्षण कर देती है। और क्या कहा है, शक्रगोप उज्ज्वला मही यहाँ पे कहा है। और कदम्ब, नीप, कुटज, सर्ज, केतकी, भूषिता इसमें रहती हैं इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वर्षा ऋतु में क्या है, ज्यादा पानी होगा, है ना, पानी होगा और क्या रहेगा, बहुशस्य उपशोभिता, बहुत सारे जो है धान्यों से सुशोभित हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शरद ऋतु में शरद अर्क कैसा रहेगा, बभ्रूष्ण पिंगल वर्ण का रहेगा और श्वेत अभ्र विमल नभ, है ना, साफ बादल होंगे श्वेत रंग के और आसमान जो है साफ साफ सा दिखाई देगा। और हंस जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। और बाकी क्या मिलेगा, बाण सप्ताह, बंदूक, काश और असन के पौधे हमें मिलेंगे, सुशोभित पौधे मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखो लास्ट में ये क्या है, श्लोक नंबर 40 में, श्लोक नंबर 40 में ये हमें कब कब हमें जो है दोषों का निर्हरण करना है इसके बारे में बता रहे हैं। हरित वसंते श्लेष्माणम, तो बसंत ऋतु में किसका किसका हरण करना है, श्लेष्मा का। पित्तम शरदि निर्हरित, पित्त का निर्हरण कब करना है, शरद ऋतु में। वर्षासु शमयेद वायु, वर्षा ऋतु में वायु का शमन करना है। प्राग विकार समुश्रया, इससे पहले कि विकार उत्पन्न हो उससे पहले ही हमने इनका शमन कर देना है। तो ये शमन के कॉन्टेक्स्ट में आया है। क्या लिखा है, हरेद वसंते श्लेष्माणम, पित्तम शरदि निर्हरेत, वर्षात सुशमयेत वायु, प्राग विकार समुश्रयात्। ठीक, ये हमें ध्यान में रखना है। और क्या लिखा है, विरेचनम ही पित्तस्य जयाय परमौषधम। ये चरक निदान 2 में जब रक्तपित्त की बात करते हैं तो वहां पे कहते हैं विरेचनम ही पित्तस्य जयाय परमौषधम। ठीक है, पित्त को जीतने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, विरेचन है। ठीक, और ये श्लोक यहाँ पे एक और बता रखा है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ऋतुचर्या में सबसे पहले हमने काल की बात की। काल को हमने किसकी गति की विशेष के कारण कहा, भगवान आदित्य की गति विशेष के कारण काल का डिवीजन किया है। निमेष से लेके युग तक हमने इनको डिवाइड किया है। कैसे कैसे इनके न्यूमेरिकल्स हैं वो आप देख लेंगे, इसका चाहे टेबल बना लेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन सी ऋतु में कौन कौन सी रसों की वृद्धि होती है। ठीक है, वर्षा में अम्ल की, शरद में लवण की, हेमंत में मधुर रस की वृद्धि होती है। और जो है हमारे पास शिशिर में तिक्त रस की, बसंत ऋतु में कषाय की और ग्रीष्म ऋतु में कटु रस की वृद्धि होती है। ये बलवान रहते हैं। ठीक है, ये रस इन रिस्पेक्टिव ऋतु में बलवान रहते हैं। वायु पालित प्रजा का रेफरेंस यहाँ पे हमारे पास आता है कि जो चंद्र और सूर्य दोनों का आश्रय लेके वायु ही प्रजा का पालन करता है। योग वह परम वायु को ध्यान रखेंगे, ये कहाँ का रेफरेंस है, चरक चिकित्सा 3 ज्वर अध्याय का है। कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा है, ज्वर के कॉन्टेक्स्ट में, दाह और शीतकृत ज्वर के कॉन्टेक्स्ट में कहा है। ठीक है, युग के बारे में कहा। फिर ये यहाँ पे क्या करते हैं, दोषों के संचय प्रकोप प्रशमन के अकॉर्डिंग इन्होंने प्रावृत ऋतु को इंट्रोड्यूस किया है आचार्य सुश्रुत ने, और शिशिर को यहाँ पे हटा दिया है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, कौन सी ऋतुओं में किसका संचय हो रहा है। ठीक है, पित्त का संचय कब हो रहा है, श्लेष्मा का संचय कब हो रहा है, वात का संचय कब हो रहा है, फिर उनका निर्हरण कब करना है, उनकी जब वो प्रकोपित हो जाएंगे, कौन कौन सी ऋतु में प्रकोपित होंगे ये हमने देखा। और फिर कब कब वो शांत होंगे, शमन कब कब उनका स्वभाव से होगा वो हमने देखा। नेक्स्ट हमने क्या देखा,
कि दिन के अकॉर्डिंग, दिन के प्रहर के अकॉर्डिंग कौन कौन से समय में कौन कौन सा ऋतु के लक्षण मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने देख लेना है। मरक किसको कहा, जनपदोध्वंस को कहा। किसकी वजह से होता है, अदृष्टकारिता, अधर्म के कारण जनपदोध्वंस का ऋतुओं की व्यापत्ति जो है होती है। क्या इसका ट्रीटमेंट बताया, स्थान परित्याग और शांति कर्म। ठीक है, बाकी सब चीजें भी आप देख लेंगे। और अब ऋतुओं की कौन सी दिशा की वायु यहाँ पे चलती है और क्या क्या हमें मिलेगा, ये हमने अभी देखा। और आखिरी में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस, हरेद वसंते श्लेष्माणम, है ना, श्लेष्मा का हरण जो है वो बसंत ऋतु में, पित्तम शरदि निर्हरेत। ठीक, शरद ऋतु में पित्त का निर्हरण करना है, वर्षा से शमयेद वायु, वायु का शमन वर्षा ऋतु में करना है। कब करना है, विकार के होने से पहले ही हमें उनका शमन कर देना है। ठीक, ये हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म हो